सुप्रभात बच्चों। आज तिथि है 15/10/2020 यानी 15 अक्टूबर। कार्यपत्रक संख्या है 7। विषय है आपका हिंदी। पाठ का नाम है बस की यात्रा। ये कार्यपत्रक बेटा कक्षा 8 के लिए है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, फिर कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इससे पहले बेटा कार्यपत्रक नंबर 5 और 6 में आप पाठ बस की यात्रा का पहला और दूसरा भाग कर चुके हैं। कार्यपत्रक संख्या 7 में हम बस की यात्रा का भाग 3 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बच्चों, अब आप देख पा रहे हैं कि कुछ शब्दों को पीले रंग से चिन्हित किया गया है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलनों। शब्दार्थ में हम देखेंगे कि इसका अर्थ होता है गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ट्रेनिंग का अर्थ होता है सीख। दौर का अर्थ होता है ज़माना। दौर का क्या अर्थ होता है? ज़माना। असहयोग का अर्थ होता है साथ ना देना। भेदभाव का अर्थ होता है बेटा अंतर, किसी में फ़र्क करना, अंतर करना। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बेटा, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं बेटा, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो पूरी बस झनझनाने लगी, मतलब हिलने लगी, और लेखक को ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठे हैं। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की तरह, जो इंजन के पुर्जे होते हैं बेटा, जो इंजन जिनसे बना होता है, जब बस शुरू होती है तो वो हिलते हैं, झनझनाते हैं। तो इंजन के पुर्जों की तरह बस में बैठे यात्री भी हिलने लगे थे। इसीलिए लेखक ने कहा कि जब हम बस में बैठे तो हमें लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह लोग इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि बस के शुरू होने पे, स्टार्ट होने पे जो इंजन है वो पूरा हिलता है, झनझना जाता है। और उसमें बैठे जब लेखक के साथी और लेखक भी जब बस में बैठे और वो झनझनाने लगे, हिलने लगे, तो उनको महसूस हुआ कि जैसे वो इंजन के भीतर ही बैठे हैं। तो आपको उम्मीद है कि इसका उत्तर समझ आ गया होगा बेटा। प्रश्न 2 है बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझकर बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे बेटा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चलाया था। उन्होंने ठान लिया था कि अब हम ब्रिटिश सरकार की किसी भी बात का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमारे हिंदुस्तानियों का कोई भी सहयोग नहीं कर रही थी। वो उनके लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रही थी।
तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं बेटा, लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में इसलिए किया है क्योंकि वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक और यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से अनुरोध किया था विनयपूर्वक कि आप हमें स्वाधीनता दे दो, हमें आज़ादी दे दो, हमें स्वतंत्र कर दो। इसी प्रकार बस भी अपने मालिक और जो उसमें बैठे यात्री हैं अब उनसे कह रही है कि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, कृपया करके मुझे स्वतंत्र कर दो, आज़ाद कर दो, मुझे भी स्वाधीनता दे दो। तो इसीलिए लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग किया है यह बताने के लिए कि जैसे उसमें असहयोग की भावना थी, ऐसे अब बस भी अपने मालिक और यात्रियों का असहयोग कर रही है, वो अब चलने की स्थिति में नहीं है। तो बेटा उम्मीद है कि इसका उत्तर आपको समझ आ गया होगा और आप प्रश्न 2 का उत्तर आसानी से अपने विचारों के साथ लिख पाएंगे। तीसरा प्रश्न है बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द आए हैं। अभी जो हमने पाठ का गद्यांश पढ़ा उसे बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है बेटा। कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। तो एक हम देख सकते हैं इंजन। इंजन को वैसे हिंदी में बेटा बोलते हैं यंत्र, लेकिन देखो ये अंग्रेजी का शब्द है और इसका इस्तेमाल गद्यांश में किया गया। स्टार्ट, स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना, ये भी एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका इस्तेमाल किया गया गद्यांश में। तीसरा है सीट, सीट अंग्रेजी का शब्द है, इसका इस्तेमाल किया गया। बॉडी यानी शरीर, तो ये भी एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका इस्तेमाल गद्यांश में किया गया। अन्य कई सारे और भी शब्द हैं, ट्रेनिंग। तो आप उनमें से और भी कोई शब्द अगर आपको समझ आता है, आप छांट पाते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे बेटा, ये एक गतिविधि है, एक्टिविटी है, जो कि आप सब बच्चों को अपने आप करनी है, समझेंगे। असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। बेटा ये 2 आंदोलन थे जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। आपको इनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, इकट्ठा करनी है और लिखना है। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक, आप अपनी इतिहास या हिस्ट्री की बुक लेंगे, उसमें आपको ज़रूर इन दोनों आंदोलन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, या आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। और साथ साथ मैं भी आपको कुछ जानकारी बेटा इसके लिए दे रही हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे। असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी है बेटा। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। ये आंदोलन अत्यंत सफल रहा। ये आंदोलन बेटा बहुत ज़्यादा सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए थे। तो ये बेटा ये तो कुछ जानकारी है। आप इंटरनेट की मदद से या अपने बड़ों की मदद से या अपनी इतिहास की पुस्तक की मदद से इस आंदोलन के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इस गतिविधि के उत्तर में लिखेंगे। ये है बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी। असहयोग आंदोलन के पश्चात मतलब बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष चलता रहा और 1930 तक कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार से कई मांगें की, लेकिन कांग्रेस की सभी मांगें सरकार द्वारा ठुकरा दी गई। अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस ने जो भी उनसे मांगें रखी महात्मा गांधी जी के द्वारा, उन्होंने सारी उनकी मांगों को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। जनता के मन में यह बात घर कर गई कि सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर किया ही जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकृत कर
भारतीयों को क्रुद्ध कर दिया था। 1930 में अंततः 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया। कब अधिकार प्रदान किया बेटा? 1930 में, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो बेटा ये तो कुछ जानकारी थी। आप इस आंदोलन के बारे में और अधिक जानकारी अपनी इतिहास की पुस्तक से इकट्ठा करेंगे और इस गतिविधि में लिखेंगे। उम्मीद है बेटा आपको आज का भाग 3 अच्छे से समझ आया होगा और आप तीनों प्रश्न और चौथी गतिविधि पूरी करके जल्दी से जल्दी अपने हिंदी विषय के ग्रुप में भेजेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे नोट। जैसे कि आपने अब पहली कार्यपत्रिका में पढ़ा कि यह पाठ बेटा कौन है इसके रचयिता? हरिशंकर परसाई। मैंने आपको बताया था ना इसके रचयिता कौन है? श्री हरिशंकर परसाई जी, जो कि व्यंग्यात्मक रचना करने के माहिर हैं। व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है बेटा कि हम सामने वाले को कोई बात बोल भी देते हैं और उसको बुरा भी नहीं लगता। किसी को समझाना हो अगर हमें कि कुछ वो गलत कर रहा है, लेकिन हमें उसको सीधे सीधे वो बात नहीं कहनी, हमें उसको घुमा फिरा कर वो बात समझानी है, तो हम उसको वो बात बोलते हैं व्यंग्य में और वो बात वो समझ भी जाता है और उसको बुरा भी नहीं लगता। तो व्यंग्यात्मक लेख पाठ को यदि एक साथ पूरा ही पढ़ा जाए तो उसका आनंद लिया जा सकता है। आप अपनी पसंद की पुस्तक से पाठ को एक ही बार में पूरा पढ़ सकते हैं। बेटा देखो, जब हम पूरा पाठ एक साथ पढ़ते हैं, कहानी को एक साथ पूरा पढ़ेंगे तो उसका पढ़ने में हमें बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। अभी तो यहाँ पे हम छोटे छोटे हिस्सों में उसको पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी पसंद की बुक लेंगे और पार्ट 3 बस की यात्रा को एक साथ बैठकर पूरी कहानी को पढ़ेंगे, ताकि आपको कहानी पढ़ने में मज़ा भी आए और आपको जो व्यंग्य उसमें किए गए हैं, जो हंसी मजाक किया गया है, उस पर आपको हंसी भी आए। और एक बात का और ध्यान रखना है बेटा, हमें कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी, आपको पता है कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है ये कोरोना की वजह से चल रही है, कोविड-19। तो इसमें बेटा हमें अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है? कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। देखो बेटा, आपको फ़ोटो में दिखाया भी गया है कि व्यक्ति जो है, ये कोरोना वायरस है, ये हमारे मुंह तक ना पहुँचे, हमारी सांस के माध्यम से हमारे अंदर ना पहुँचे, जिससे हमारी तबीयत ख़राब हो। तो इसलिए मास्क पहनना जो हमारी नाक को और मुंह को ढका रखे, इसलिए मास्क को हमें अवश्य पहनना चाहिए जब हम किसी अन्य व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हों। तो उससे बचने के लिए, वायरस को अपने अंदर जाने से रोकने के लिए हमें मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को धोते रहना चाहिए, सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए। तो बेटा उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट 7 जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी और आप जल्दी से इसका काम करके अपने ग्रुप हिंदी, जो कि हिंदी का ग्रुप है, अपने हिंदी के ग्रुप में वर्कशीट का काम पूरा करके फ़ोटो खींचकर भेज देंगे। धन्यवाद।